साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज आप लोगों ने देखा कि अंबेडकर नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और दोबारा उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो है टिप्पणी किया और उन्होंने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, टेक्निकल और सभी तमाम प्रकार की जितनी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर वैकेंसी मतलब विभाग आते हैं उन सभी में बहुत जल्दी हम भर्ती देने जा रहे हैं। तो आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है दो बार इस बात को बोल चुका है, तो ये तय है कि वैकेंसी आएगी और जो अभी तक ठंडे बस्ते में है वो सब जाग जाइए, क्योंकि ऐसा मौका उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। यह बहुत बड़ी संभावना आपके बीच है, तो आप लग जाइए। ठीक है, मुझसे जो हो सकता है मैं प्रॉपर वीडियो गाइडेंस के रूप में आपको दे रहा हूँ। और जैसे मैथ सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि मैथ सर आप पढ़ाइए, तो अगर मुझसे संभव तो है ही, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, इसी व्हाइट बोर्ड पर मैं मैथ पढ़ा दूंगा। जैसे मैं उसमें सेमेस्टर में मैथ पढ़ाता था, सेम उसी तरीके से व्हाइट बोर्ड पर भी मैथ पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से मैं कल से जो है इस पर निष्कर्ष दे रहा था कि कैसे क्या किया जाए। तो थोड़ा सा उसमें जो है समस्या आ रही है कि मैथ के सेगमेंट में कम से कम मुझे 90 से 95 वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जा करके इसके मैथ के सिलेबस को मैं कवर कर पाऊंगा। तो उसके लिए आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा और वो सपोर्ट कैसे हो सकता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए मित्रों, आज मैथ सेगमेंट को बताऊंगा कि 20 नंबर के मैथ सेगमेंट को आपको कैसे कवर करना है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप कमर कस लीजिए हमारे साथ या किसी के साथ, जहाँ भी आप देखिए ऑनलाइन मार्गदर्शन आप जरूर लीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी अच्छे टीचर से आप जरूर पढ़िए। आप अपने भाई पे भरोसा करते हैं तो आपका भाई जो है पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता है, तो तय है। मैं ना ही मेरे पास टीम है कि पूरा सब्जेक्ट में पढ़ा दूँ, लेकिन आप अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो जो सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा तो निश्चित तौर पर उस सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आपकी परीक्षा में, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर जैसे मैं मैथ लेकर आता हूँ तो मैथ के लिए आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, तब जा करके आप विधिवत करेंगे मैथ में। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है ये सीआरटी के मैथ को देख रहा हूँ और आपके सिलेबस के मैथ को भी देख करके मैं आज अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और आपको ये यकीन मैं जरूर दिलाऊंगा कि क्वेश्चन डिट्टो कहाँ से मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके कितने टॉपिक हैं। लगभग 19 टॉपिक आपके बीच है, 19 टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं और ये टॉपिक पूरे एससीईआरटी के टॉपिक है। कहाँ के हैं? एससीईआरटी के। ठीक है, एससीईआरटी जो आपकी एससीईआरटी की बुक्स होती है उसी के टॉपिक से दिए गए हैं। और आपने जो डीएलएड किया है ना, अभी तक जो बच्चा कहता था कि डीएलएड के मैथ में 12 नंबर पा जाए हमारा काम हो जाएगा, देखिए आज आपने जो डीएलएड के 12 नंबर के लिए केवल पढ़ाई किया था, केवल सीरीज के प्रीवियस ईयर पेपर को रट करके या कहीं से नकल करके आप मैथ में पास हो गए थे, अब वही मैथ आपकी गली की फांस बनने वाला है। अगर आपने सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई किया होता ये सब चीज़ें आपके लिए कुछ नहीं थी। लेकिन हाँ, भाई आपके साथ है, पढ़ाएगा जरूर। जैसे मैं सेमेस्टर में पढ़ाया हूँ 0 से लेकर के, वैसे 0 से यहाँ भी पढ़ाऊंगा। मुझे 20 नंबर का अगर मैथ आता है, 20 में 19 करने वाला बहुत सारा बच्चा मिल जाएगा। मुझे उस बच्चे को 20 में 15 दिलाना है जो 20 में 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसके लिए मैं काम करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है अंकीय क्षमता। मित्रों, अंकीय क्षमता का मतलब होता है जो आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, वही नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। इसी नंबर सिस्टम में आपको जो है जो होता सब कुछ है ना, नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। नंबर सिस्टम में आपको जो है जो यहाँ पे स्थानीय मान दिख रहा है ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, दशमलव जो दिख रहा है ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, गणितीय संक्रियाएं जो दिख रही ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, भिन्न भी नंबर सिस्टम में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जो विभाज्यता दिख रहा है ये सभी जो है नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। नंबर सिस्टम एक बड़ा पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट आपको बताने होते हैं। गणित की औपचारिकता से आपको रूबरू होना होता है। आप लोगों ने जरूर इसे फर्स्ट सेमेस्टर में सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है और उसी को फिर से आपको दोहराना है, थोड़े से लेवल को हाई करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गणितीय संक्रियाएं में बोर्ड मास रूल के तहत जो हो सकता है उससे क्वेश्चन बन सकता है, एक आध क्वेश्चन आता है। उसके तीसरा पॉइंट है दशमलव। अब दशमलव में क्या आएगा? दशमलव में दशमलव का जो है भाग आपसे पूछ सकता है। अब दशमलव में दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये दशमलव के एलसीएम कल मैंने आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया था 0.7, 0.35 और क्या था,
ऐसे ही कुछ था यार, भूल गया। 0.7, 0.35 और शायद 2.8 था क्या, ठीक है, शायद 2.8 था। अब मुझे पता नहीं चल रहा है। इसका पूछा था HCF क्या होगा, तो आप लोग अगर HCF जानते हैं तो HCF मुझे ज़रूर बताइएगा, इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो दशमलव में दशमलव का LCM और HCF भी पूछा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद स्थानीय मान, स्थानीय मान में आपको दशमलव का स्थानीय मान, सिंपल स्थानीय मान और स्थानीय मान से रिलेटेड एक अनुप्रयोग के सवाल बनता है एक टाइप का, वो भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद भिन्न में आप भिन्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, भिन्न में जो है आपसे जो है शांत, भिन्न, अशांत, शांत और अशांत जिसमें पुनरावृत्ति हो, वह जो है पुनरावृत्ति बहुत दूर तक हो, कहीं वो ख़त्म ही ना हो, अशांत होता है जिसमें पुनरावृत्ति हो लेकिन थोड़े देर के बाद समाप्त हो जाए, वो शांत होता है। आवर्ती, अनावर्ती। उसके बाद जो बार लगा करके सवाल आता है, जैसे 2.12 का बार, अब इसको जो है साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन आपके ATI एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है, और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के लेवल को पढ़ना नहीं है, बहुत जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उस बेसिक क्वेश्चन को तैयार आपको करना है। उसके बाद भिन्न से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद भिन्न से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, भिन्न से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, भिन्न से रिलेटेड जो बीज गणित के सवाल बन सकते हैं कि एक ऐसा भिन्न है जिसमें 5 जोड़ने पर 6 घटाने पर उसका मान 3/4 होता है, वैसी भिन्न बताइए। एक ऐसा भिन्न है जिसके जो है गणित मतलब कि अंश में इतना जोड़ते हैं, भिन्न में हर में इतना जोड़ते इतना आता है, ऐसा भिन्न है अंश का योग हर का योग इतना इतना है। इस तरीके का जो सवाल बनता है जिसे आप मतलब कि उसके सिंप्लीफिकेशन उसके ऑप्शन के बेस पर कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे भिन्न से, ठीक है। तो भिन्न का मतलब ये नहीं है कि केवल आपसे जो है P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है भिन्न होता है। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न से रिलेटेड जो संक्रियाएं हो सकती है, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ब्याज, अभी जो ब्याज दिया गया है, ब्याज में आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछेगा, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नहीं करने, आपके DLED स्तर के जितने क्वेश्चन बनते हैं DLED स्तर के, वही सब क्वेश्चन ब्याज में भी आपको करना है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन करने के चक्कर में जो पड़ेगा वो बर्बादी के रास्ते पे रहेगा। उसके बाद लाभ हानि, लाभ हानि भी बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा जब भी बनेगा, क्योंकि आपके असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 1 to 5 है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बनेगा तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल का नहीं बनेगा, बेसिक क्वेश्चन बेसिक समझ पे बनेगा, उसी बेसिक समझ को मजबूत करना है। लाभ हानि आपके सेमेस्टर में है, प्रतिशत आपके सेमेस्टर में है, प्रथम सेमेस्टर में प्रतिशत आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वहीं से प्रतिशत के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। विभाज्यता मैंने बताया कि इसी का पार्ट है, आपको करना है। उसके बाद गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड जो है आपका बीजीय गुणनखंड भी बनेगा बीजीय गुणनखंड भी बनेगा और अंकगणितीय गुणनखंड भी बनेगा, सभी चीज़ें आपके बीच रहेंगी। उसके बाद ऐकिक नियम, 5 पेन का मूल्य 15 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य आपको बताना है। इस तरीके के जो बीजीय व्यंजक ऐकिक नियम के सवाल बन सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक प्रथम सेमेस्टर में एक बहुत ज़्यादा सवाल वायरल है कि 50 छात्र भोजन करते हैं इतने दिनों में, अगर 10 छात्र और आ जाते हैं इतने दिन भोजन समाप्त हो जाता है, तो बताइए कितने दिन भोजन चलेगा। जो ऐसे सवाल होते हैं ये सभी ऐकिक नियम के सवाल होंगे, जहाँ पर एक मान करके आपको निकालना होगा। इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपको वर्क एंड टाइम का भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऐकिक नियम में भी वो पूछ सकता है। उसके बाद सामान्य बीजगणित के बारे में बात करें तो सामान्य बीजगणित भी आपसे पूछा जाएगा। सामान्य बीजगणित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और सामान्य बीजगणित में जो बेसिक पॉइंट होते हैं बीजगणित के, वो आपसे पूछा जाएगा। बहुत तगड़ा वाला पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, इसको देख करके परेशान मत होइएगा। गुणनखंड वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को छोटा मत समझिएगा। इस क्षेत्रफल में आपको बस केवल क्षेत्रफल को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में वृत्त, अर्धवृत्त, बेलन, शंकु, उसके बाद जो है बेलन, शंकु, उसके बाद चतुर्भुज, आयत, वर्ग, जितनी भी प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं, लगभग सबसे क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। तो आपको केवल क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी चित्र बन सकते हैं उसके फार्मूले को ध्यान रख लेना है, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना है, बस, और उसके आगे कुछ नहीं करना है। उसके बाद औसत से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है आसान ही बनता है, कठिन नहीं बनता है। औसत आप सभी लोग जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या है। उसके बाद आयतन की बात करें तो वही जो मैं अभी बताया कि गोले का आयतन बनेगा, घन का आयतन बनेगा, घनाभ का आयतन बनेगा, ये सभी चीज़ें जो आयतन में आती हैं ये सभी चीज़ें आपके बीच रहेंगी, ठीक है। उसके बाद शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ये सभी चीज़ें।
उसके बाद अनुपात के बारे में बात करें तो अनुपात आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है। छोटा अनुपात कौन सा है, बड़ा अनुपात कौन सा है, दो व्यक्तियों के आयु में इतना अनुपात है तो अनुपात वहाँ से जो पूछा जाता है। उसके बाद सर्वसंख्याएँ जो होती हैं, जो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा सर्वसंख्याओं से रिलेटेड सवाल, अनुप्रयोग। सामान्य ज्यामिति अगर इस चैप्टर को आप छोड़ भी देंगे तो आपका कुछ भी नहीं घाटा होगा। सामान्य ज्यामिति में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बहुत बेसिक, जो बेसिक पॉइंट होंगे मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन इस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज्यामिति बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो नहीं समझ में आएगा, और इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करिएगा। उसके बाद जो सामान्य सांख्यिकी है, सामान्य सांख्यिकी में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आपके सेमेस्टर एग्जाम मैंने पढ़ाया माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या पढ़ाया है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक भी आपका जो है इसी का पॉइंट है, ठीक है। इसी सामान्य सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक की केवल बेसिक माध्य, माध्यिका, बहुलक याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। 69,000 में क्वेश्चन आया भी है, 68,500 में भी आया है। बेसिक 69,000 में शायद 2 क्वेश्चन आया है, एक माध्यिका निकालने के लिए पूछा है, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा टॉपिक ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, अब इस बात को कहना बिल्कुल भी ये होगा कि नागवार होगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, आपको पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है। बस कितना पढ़ना है यह जो है निर्णय आप SCERT की बुक देख करके करिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके करिएगा। अगर आप स्वयं से पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं किताब कौन सी पढ़ें, किताब अगर आप HD यादव की किताब लिए हैं या RS अग्रवाल की किताब, जो भी किताब आपके पास है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा किताब आपको चाहिए, तो उसका जो लेवल 2 होता है उस क्वेश्चन पे आपको टच ही नहीं करना है। जो बड़का लेवल इतना सा लिखा गया है उसका उत्तर आपसे, वो आप SSC का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। जो आपका बेसिक का सवाल लेवल 1 का क्वेश्चन है, उसी लेवल 1 का क्वेश्चन आपको टच करना है, बस लेवल 1 के क्वेश्चन को टच करना है, बड़ के क्वेश्चन को टच नहीं करना है। 20 में से 20 आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 20 में से अगर किसी बच्चे को 5 क्वेश्चन भी आज गणित नहीं आता है और वह 15-16 क्वेश्चन कर ले जाता है तो वह बहुत बड़ा बात होगा, और वही काम मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आखिरी लाइन में बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। मैं एक चीज़ मैं बोलता हूँ, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये मैं हमेशा बोल करके वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो कल एक बच्चा कह रहा था सर एक ही शायरी बार बार मारते हैं, कोई दूसरी वाली शायरी लाइए, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कौन सी शायरी मारे, ठीक है। और मैंने कल कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया था, छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज की एक कविता है, पूरी कविता को मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं थोड़ा सा 2 मिनट हम जाया कर रहा हूँ आपका, सुन लीजिएगा कि कभी भी आपको कोई असफलता मिलती है किसी भी क्षेत्र में तो आप ये मत मानिएगा वह आपकी निजी असफलता है। मैं इस बात को मानता हूँ और मैंने अपने जीवन में फेस भी किया है कि कहीं अगर आपको असफलता मिल जाती है तो आप ईश्वर पर ये भरोसा करिए कि ईश्वर कुछ आपके लिए बेहतर करने जा रहे हैं। बस इसी बात को लेकर के, इसी बात को अपने दिमाग में लेकर के आगे बढ़ते रहिए। हमें भी कई जगह असफलता मिली है, ठीक है, कई जगह असफलता मिली है। आज भी कई जगह मैं असफल होता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, आज भी असफलता मिलती रहती। जब असफल होता हूँ तो मैं ज़रूर इस बात को ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है ईश्वर मुझको बेहतर करने के लिए पैदा कर दिए हैं, कुछ मैं बेहतर करूँगा, इस वजह से मुझे इस लाइन में नहीं लेके गए, है ना। इसी वजह से देखिए, कभी भी आप जो हो रहा है अगर आप उस पर जो है निगेटिव सोचते हैं तो आप समझिए कि आप ईश्वर की बनाई गई व्यवस्था पर संदेह कर रहे हैं, और ईश्वर की जो बनाई गई व्यवस्था है उस पर संदेह करना मूर्खता है। ईश्वर वह देंगे आपको जो है आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपको पसंद है वह आपको नहीं देंगे, जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए सूट कर रहा है वही ईश्वर आपको देने वाले हैं। मैं ये चीज़ अनुभव किया हूँ, रियल लाइफ में अनुभव किया हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। कभी किसी चीज़ में आप असफल हो जाइए तो समझिए ईश्वर गेम बड़ा करने वाले हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। बहुत बड़ा मौका है आपके सामने, इसे जाने मत दीजिएगा, एक अवसर है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और जो GS के नोट्स के लिए आप बोलते हैं मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, 10-15 दिनों में तैयार होगा। GS का नोट्स मैं दूंगा आपको,
अभी फ़िलहाल उसके बाद जो है मैं सुपर टेट के मनोविज्ञान का जो तीनों पार्ट का नोट्स है 30 नंबर वाला उसका दूंगा, और यूपी टेट इससे पहले होने वाला है, सुपर टेट से पहले यूपी टेट होने की प्रबल संभावना है। तो यूपी टेट का सीडीपी और ईवीएस में टाइप करवा रहा हूँ, टाइप्ड फॉर्म में नोट्स आपको मैं दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको फ्री में दे दीजिए, तो बिल्कुल यह फ्री में नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो है कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें करने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ यार, अपना भाई समझ करके थोड़ा सा, है ना। मैं कभी भी पैसे का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच जब मैं चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में करवा रहा हूँ, जिससे मैं करवाता हूँ ना, वो सब चीज़ें बिना इसके कोई काम ही नहीं करने को तैयार होता है। मेरे पास तो कुछ पता ही नहीं है कहीं से क्या टाइप होता है, जो करता है उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग मेरा कुछ मदद करिएगा, जब मैं आपसे आह्वान करूँगा कि चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और आप मुझे जानते हैं कि मैं पूरे तन मन से कोई भी काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ, एक भी पॉइंट उसमें किंतु परंतु रहता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं नोट्स आपको दूंगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अब मार्केट में बहुत सारे नोट्स रहेंगे, लेकिन जो मेरा नोट्स रहेगा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए हितकारी साबित होगा, बाकी हर इच्छा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।